concept of dialogism एंड हेट्रोग्लोसिया, टू ऑफ द कॉन्सेप्ट्स मिखाइल बैक्टिन ने कॉइन किए थे और हाईलाइट किए थे अपने किताब में, अपने एशेस में, और वो बहुत रेडिकल थे इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड सोशल डिस्कोर्सेस। तो आज हम कोशिश करेंगे मिखाइल बैक्टिन को समझने के लिए, और हम यहाँ देख लेते हैं मिखाइल बैक्टिन जो है वो एक रशियन थे, फिलोसोफर भी थे और लिटरेरी क्रिटिक भी थे, और वो बहुत सारे जो है की टर्म्स और आइडियाज़ वो डेवलप किए थे, स्पेशली इन अर्ली 20th सेंचुरी, दैट रिवोल्यूशनलाइज्ड how we understand language, literature and social discourses, not only social discourses as well as history। इसके बारे में वो उनका जो revolutionize थॉट था वो दिए हैं। और जो दो वाक्य है उनका टर्म्स हम कह सकते हैं डायलॉगिज्म एंड हेट्रोग्लोसिया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए। और जो दो वाक्य है वो एंटरटेन करता है एंड ऑफन डिस्कस टुगेदर। दो वाक्यों को हम एक साथ डिस्कशन कर सकते हैं, कब? पर्टिकुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉवेल एज ए लिटरेरी फॉर्म। जब नॉवेल को लिटरेरी फॉर्म की तरह हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं, उसी वक्त हम हेट्रोग्लोसिया एंड डायलॉगिज्म को डिस्कशन कर सकते हैं। और जो दोनों वर्ड है वो डायनामिक एंड मल्टीपल वॉइसेस ऑफ नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड चेंजिंग मोनोलिथिक और ऑथोरेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। हम देखेंगे कि उनका जो एम्फसाइज है और डायनामिक है, स्टेटिक नहीं है, डायनामिक है, एंड मल्टी वॉइस्ड नेचर ऑफ लैंग्वेज है। इसका मतलब जो लैंग्वेज की जो नेचर है मल्टी वॉइस्ड है, और ये चैलेंज करता है मोनोलिथिक इन द सेंस जो सिंगल व्यू और सिंगल पर्सपेक्टिव और सिंगल वॉइस कह सकते हैं, इसके खिलाफ वो है। और दूसरा है ऑथोरिटेटिव, जो हम कहते हैं ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और सिर्फ ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसको इसके खिलाफ उनके जो मिखाइल बैक्टिन की फिलोसफी है, थॉट है, जैसे कि हम जानते हैं इंटेंशनल फैलेसी कहते हैं, और वो कहते हैं कि वो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एक टेक्स्ट का हो सकता है। वही मिखाइल बैक्टिन की मतलब ये है, बोलना है। हम देख लेते हैं डायलॉगिज्म refers to the idea that all language and thoughts are inherently interactive and shaped by dialogue with others। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायलॉग के थ्रू जो मीनिंग तैयार हो सकता है या फिर शेप हो रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंटली दो चीज़ वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज और थॉट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आर डिफरेंट। ये मिसकन्फ्यूजन बहुत टाइम होता है कि लैंग्वेज जो है वो थॉट है, थॉट जो है लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। थॉट अलग है, लैंग्वेज अलग है। और ये दो है जो शेपिंग बाय डायलॉग्स, इंटरैक्टिंग एंड शेपिंग बाय डायलॉग one another with others, that is the point of view he has raised. It posits that no utterance exists in isolation। कोई जो utterance है वो isolation नहीं हो सकता है। Instead क्या हो सकता है? Every word or idea is a response to previous ones। ये previous ones और anticipates की जो word उसने यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि हम जो चीज़ समझते हैं, मान लो कि एक नया वर्ड हमारे लिए आया, हमारे सामने आया, तो वर्ड को समझने के लिए है जो प्रीवियस अंडरस्टूड वर्ड्स है हमारे साथ, हमारे पास, उसके ज़रिए में हम उसको समझेंगे। मान लो कि एक नया फिलोसफी हमारे सामने आया है, मान लो कि फेमिनिज़म है, ज़ाइनो फेमिनिज़म है, या फिर गाइनो क्रिटिसिज्म है। तो गाइनो क्रिटिसिज्म को समझने के लिए हमको शायद फेमिनिज़म की पर्सपेक्टिव से उसको समझने की ज़रूरी है, या फिर हम ऐसे ही समझते हैं। वही बात वो कहना चाहते हैं। या फिर फ्यूचर में क्या है, वो क्या होगा, एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर रिस्पॉन्सेस, इसके बारे में एक वर्ड हो, ये कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझते हैं। और वो कहते हैं कि वो जो है वो ओपन एंडेड है, जो प्रोसेस जो है वो ओपन एंडेड है, इन द सेंस जो भी एक पर्सपेक्टिव है, जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो कभी क्लोज एंडेड नहीं होता, वो ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड मतलब हम जानते हैं, ओपन एंडेड मतलब एक लाइन में उसका आंसर नहीं हो सकता है, या फिर एक वे में उसका आंसर नहीं हो सकता है, मल्टी वेज हो सकता है, वेयर मीनिंग इमर्ज फ्रॉम interplay of multiple perspectives। Interplay of multiple perspective in the sense one text can be related to another text, one ideology can interplay with
other ideology, other philosophy. That's what he is saying. And resisting closer or a single unified viewpoint. वो जो कहते हैं कि वो सिंगल व्यू पॉइंट जो है वो उसको नहीं मानते, वो कहते हैं कि व्यू पॉइंट ज़्यादा हो सकता है और कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकता है. इन कॉन्ट्रास्ट टू मोनोलॉगिज्म. मोनोलॉजिक क्यों क्या है? मोनोलॉगिज्म इन द सेंस सिंगल आइडिया बोल सकते हैं, सिंगल फिलोसफी बोल सकते हैं, या सिंगल मीनिंग हम बोल सकते हैं. उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं. मोनोलॉगिज्म नहीं हो सकता, कोई टेक्स्ट मोनोलॉगिज्म हो नहीं हो सकता, कोई कॉन्सेप्ट मोनोलॉगिज्म नहीं हो सकता है. इसका उदाहरण दिया गया है सिंगल ऑथोरेटिव वॉइस दैट सबसम्स ऑल अदर्स. सबको एक साथ वो मिला देता है. मोनोलॉगिज्म ऐसा नहीं हो सकता है. डायलॉगिज्म हाईलाइट्स कॉन्फ्लिक्ट. वो कहते हैं हो सकता है एक कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकता हो, या रिस्पॉन्सिवनेस एंड द वैलिडिटी ऑफ डाइवर्स वॉइसेस. डाइवर्स वॉइसेस भी इसके अंदर हो सकता है, उसको वैलिडिटी दिया जा सकता है. दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज नॉट जस्ट टू लिटरेचर बट टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो वाक्य या जो कॉन्सेप्ट मिखाइल ने लाया है वो लिटरेचर में सीमित नहीं है. ये ह्यूमन कॉन्शियस, ह्यूमन सबकॉन्शियस, ह्यूमन अनकॉन्शियस में भी वो हो सकता है. और हम सिर्फ लिटरेचर में नहीं, ह्यूमन कॉन्शियस को इसमें मिलाकर भी हमको पढ़ने की जरूरी है. विच बैक्टिन saw as always oriented towards the other in a perpetual exchange. For instance, in everyday conversation, a speaker's words are influenced by the listener's potential reaction. देखो, ये एक अलग तरह का एक डिस्कोर्स यहाँ वो तैयार कर रहे हैं. स्पीकर्स वर्ड्स आर इन्फ्लुएंस. जब स्पीकर बोलता है या फिर राइटर लिखता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो लिख रहा है या फिर वो बोल रहा है, इसी में उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है. मीनिंग कैसे होगा? बाय द लिसनर्स पोटेंशियल रिएक्शंस क्रिएटिंग ए लिविंग इवॉल्विंग डिस्कोर्स. ये वही बात कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है इंग्लिश लिटरेचर में, उसकी तरह मतलब पूरा तो ऐसा नहीं है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, बट ऐसा है कि एक पर्सपेक्टिव या स्पीकर्स वर्ड्स मीनिंग निकालने के लिए, समझने के लिए काफ़ी नहीं है. इस तरह का व्यू वो यहाँ रख रहे हैं. और आगे, इन लिटरेरी टर्म्स dialogism manifests as a narrative structure where multiple independent voices और perspectives coexist within a single text. ये बहुत ही important है. पहले कहते हैं multiple independent voices, बहुत सारा voices हो सकता है, और independent voices हो सकता है. सिर्फ voices नहीं, perspective भी हो सकता है, और coexist वो मिलकर भी रह सकते हैं. कहाँ? Within a single text. वो एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं कैसे मल्टीपल वॉइसेस या मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऐसा है. जैसे कि डॉस्टोयेव्स्की का हम किताब पढ़ते हैं, उनका नॉवेल्स पढ़ते हैं, उनका राइटिंग्स हम जब पढ़ते हैं, वहाँ क्या करते हैं, वो जो कैरेक्टर्स की जो आइडियोलॉजी है वो पूरा इंडिपेंडेंट उनको दे देते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि डॉस्टोयेव्स्की चाहते हैं कि अपना आइडियोलॉजी थोपे कैरेक्टर के ऊपर या अपने नॉवल के ऊपर, अपना राइटर के ऊपर. वो इंडिपेंडेंट कर देते हैं. और इतना ही नहीं, वो ज़्यादा मीनिंग भी देते हैं. तो ये बात यहाँ वो कर रहे हैं. और आगे देखेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है हेट्रोग्लोसिया. वो भी टर्म इसने ही हाईलाइट किया है बैक्टिन ने. इट इज़ अ टर्म इंट्रोड्यूस इन हिज एसे. उनका एक फेमस एसे था, हमको पता है, आप लोग जानते होंगे, डिस्कोर्स इन द नोवेल. डिस्कोर्स इन द नोवेल में वो हेट्रोग्लोसिया को लाए हैं. क्या वो कहते हैं? वो कह रहे हैं डिस्क्राइब्स द को एग्जिस्टेंस मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट व्यूज़ मिलकर रह सकते हैं ऑफ मल्टीपल लिंग्विस्टिक वेराइटीज़. मल्टीपल लिंग्विस्टिक वेराइटीज़, नॉट ओनली वेराइटीज़, स्टाइल्स, पॉइंट ऑफ व्यू विद इन अ सिंगल लैंग्वेज. एक लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा स्टाइल्स या ज़्यादा व्यू पॉइंट्स को एग्जिस्ट कर सकता है. इट हाईलाइट्स हाउ लैंग्वेज इज stratified into social dialect, professional jargons, generalization, slang and other forms, each carrying its own ideological weight and world view. वो बहुत important बात यहाँ वो कर रहे हैं. एंड वो कॉन्ट्रास्ट कहाँ कर रहे हैं? बैक्टिन कॉन्ट्रास्ट दिस centrifugal diversifying force with centripetal
unifying tendencies like standardization through grammar or dictionaries which attempt to impose order on language inherent chaos. No word is neutral. वो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कर रहे हैं. No word is neutral. Each is populated with the accents and intentions of previous users, making language a site of social struggle. वो बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि जब हम एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे कहने की कोशिश करते हैं प्रीवियसली वो जो वर्ड का यूज़ हुआ हो, इन टर्म्स ऑफ एक्सेंट हो, इन टर्म्स ऑफ एसेंट्स हो, इन टर्म्स ऑफ मीनिंग हो, पर्सपेक्टिव हो, कोई भी चीज़ को समझने के लिए शायद हम इसकी इतिहास में या फिर प्रीवियसली यूज्ड पर्सपेक्टिव में जाते हैं. वो यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं. और यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. एक की एग्जाम्पल Bakhtin used in an illiterate peasant who might pray in church, a Slavonic, speak a family dialect at home, sing folk songs in another idiom, and use a formal dialect for official petitions. These languages interact and influence one another in daily life. In literature, heteroglossia is essential to the novel, where authors incorporate diverse speech genre to create hybrid utterance, such as in Joseph Conrad's works, where narrative shifts, parody, bureaucratic styles for कॉमेडिक इफेक्ट. यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य इसने कहा. एक एग्जाम्पल दे दिए यहाँ. क्या? इलिटरेट पीजेंट मतलब जो फार्मर है, राइट, हु माइट प्रे इन चर्च में जो प्रे करेंगे, स्पीक इन फैमिली डायलेक्ट, और सिंग फोक सॉन्ग्स इन अनदर इडियम्स एंड यूज अ फॉर्मल डायलेक्ट फॉर ऑफिशियल पिटिशंस. देखो वो कैसे बदल जाता है, कैसे चेंज हो रहा है. और बहुत इंटरेस्टिंगली कह रहे हैं, दीज लैंग्वेजेस इंटरैक्ट एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर इन डेली लाइफ. ये जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो एक दूसरे को चेंज कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है, बदल रहा है. और आगे बोल रहे हैं, इन लिटरेचर, हम आगे देखेंगे, इन लिटरेचर heteroglossia is essential to the novel, where author incorporate diverse speech genres to create hybrid utterance, such as in Charles Dickens' works, where narrative shift, parody, bureaucratic styles for comedic effect. आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा, दो चीज़ आ जाएगा. इंटरसेक्शन एंड रिलेशनशिप हम देख लेते हैं. वो क्या कह रहे हैं यहाँ? वो कह रहे हैं dialogism and heteroglossia are two facets of the same underlying phenomena in Bakhtin's thought. वह बहुत वहाँ क्लियर हो रहा है. Heteroglossia provides the raw material